हम एमएचआई 109 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड हाईली प्रोबेबल क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसका एक पार्ट हम कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप प्लीज पहले उसे देखिए, उसके बाद आप इसे देखिए, क्योंकि उसमें हम आधे क्वेश्चंस कवर कर चुके थे और इसमें हम बाकी आधों को कवर करने वाले हैं। अब चलिए बिना समय की बर्बादी करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाती है कैटेगरी 3, राज्य संविधान और राजनीतिक संरचना। देखिए, ये क्वेश्चंस को मैंने कैटेगरी वाइज क्यों बांटा हुआ है, ये वैसे मैंने आपको पार्ट 1 में भी बता दिया था, लेकिन मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ये जो आपका पेपर है एमएचआई 109 का, इसमें आपसे 5 कैटेगरी के सवाल पूछे जाते हैं। इसीलिए ही मैंने इन 20 क्वेश्चंस को 5 कैटेगरी में बांटा हुआ है। 2 कैटेगरी हम पार्ट 1 में कर चुके थे। अब हम तीसरी कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा कीजिए। 1935 के जो अधिनियम है उसके मेन मेन प्रावधान हमको बताने हैं, और फिर ये भी बताना है कि कांग्रेस ने इसकी आलोचना क्यों की, इसका विरोध क्यों किया, क्या कमी थी इसमें, क्या लगा कांग्रेस को, ये भी हमको बताना है। लेकिन सबसे पहले आप समझो बैकग्राउंड की चल क्या रहा था। देखो, 1927 में आया साइमन कमीशन, उसके बाद हुआ गोलमेज सम्मेलन, और इन सभी डिस्कशंस के बाद ब्रिटिश सरकार ने ना भारत के प्रशासन में कुछ चेंजेस करने का फैसला लिया कि चलो भाई, भारत के प्रशासन में कुछ बदलाव करते हैं और इनको दिखावे कि हम थोड़ी सी सुधार करके दिखा देते हैं, दिखावे के कि देखो हम तो आपको अधिकार दे रहे हैं। ठीक है। और इसी प्रक्रिया का रिजल्ट ये निकला, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये जो डिस्कशंस वगैरह चल रहे थे, गोलमेज सम्मेलन हुआ, साइमन कमीशन आया, इसी सब प्रक्रिया का रिजल्ट ये निकला। ठीक है। और ये उस समय तक का सबसे लंबा संवैधानिक कानून था। क्यों? क्योंकि देखो, इसमें लगभग 321 तो धाराएं थी और 10 इसमें अनुसूचियां थी। देखो, हालांकि इसका जो उद्देश्य था इस अधिनियम का, वो उद्देश्य तो ये था कि भारतीयों को चलो कुछ अधिकार दे देते हैं, लेकिन अंग्रेज साथ ही साथ ये भी चाहते थे कि हमारा जो कंट्रोल है वो कम ना हो जाए भारत के ऊपर से, कि कहीं हम इनको ज्यादा अधिकार दे दें और उन अधिकारों का ये यूज करके हमारे ही खिलाफ ना मोर्चा खोल दे। तो डर भी इनको लगता था हर चीज में, तो ये भी चाहते थे कि हमारा भी कंट्रोल बने रहना चाहिए। अब देखते हैं इसके प्रमुख प्रावधानों के बारे में। सबसे पहला आ जाता है प्रांतीय स्वायत्तता। देखो, इस अधिनियम में क्या हुआ था, जो पहला वाला अधिनियम था 1919 का जो अधिनियम था ना, उसमें प्रांतों के अंदर क्या था, द्वैध शासन लागू था। अब बात ये आ जाती है कि ये द्वैध शासन क्या है। देखो, तो 1919 का जो अधिनियम था, जिसको हम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार भी कहते हैं, वो इसमें इस वाले अधिनियम में द्वैध शासन लागू था, जिसको हम आसान भाषा में कहें तो क्या कहेंगे, दोहरी सरकार या फिर दोहरी शासन व्यवस्था। ठीक है। तो इसमें क्या था, जो प्रांतों के विषय होते हैं ना, कामकाज भी आप कह सकते हैं, अ, आसान भाषा में तो जो प्रांतों के कामकाज होते हैं उनको दो हिस्सों में बांटा गया था। एक तो था आरक्षित और एक था हस्तांतरित। आरक्षित वाला किसके पास था, ये था गवर्नर के पास। गवर्नर किसका था, अंग्रेजों का था। गवर्नर के पास और उसकी कार्यकारी परिषद के पास था। और जो हस्तांतरित वाले विषय थे, ये थे भारतीय मंत्रियों के पास। तो ये जो आरक्षित वाला विषय था, इसमें इम्पोर्टेंट विभाग आते थे, जैसे कि आपके पुलिस, कानून व्यवस्था, वित्त, फाइनेंस और भूमि कर। तो ये मेन मेन तो इन्होंने अपने पास रखे हुए थे अंग्रेजों ने। और जो वैसे थे, थोड़े ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय प्रशासन, ये इन्होंने उसको दे रखे थे, भारतीय मंत्रियों को दे रखे थे। मतलब कि ज्यादा पावर इन्होंने अपने पास रखी हुई थी, मेन मेन विभाग इन्होंने अपने पास रखे हुए थे, और दिखावे की उनको शासन प्रणाली दे रखी थी कि आप, हाँ, आपको भी हम दे रहे हैं काम, आप भी कीजिए। लेकिन ये सब क्या था, दिखावे का था। इसमें कमी ये थी कि जो गवर्नर था उसके पास अथाह शक्तियां थी, वो निर्णय को पलट सकता था। तो ये सब इसमें कमी थी। तो अब क्या किया गया, जो ये 1919 का अधिनियम का द्वैध शासन था, अब इसको, अब वाले अधिनियम में इसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया।
ठीक है? लेकिन खत्म करके भी आप ये मत सोच लेना कि बड़ी अच्छी प्रणाली अब ये लेकर आ गए थे, ऐसा भी कुछ नहीं था। शक्ति अभी भी अंग्रेजों के ही हाथ में थी, ठीक है? ये सिर्फ़ जो करते थे ना दिखावे के लिए, ये सोचते थे ये बेवकूफ़ हैं, इनको 2 मिनट में ऐसे ही हम बेवकूफ़ बना देंगे और ये बन जाएँगे। लेकिन उन्हें नहीं पता भाई हमारे पास भी बुद्धि है, ठीक है? सिर्फ़ तुम ही थोड़ी बुद्धिमान हो, सब बुद्धिमान हैं। तो ये इसको समाप्त कर दिया गया और अब क्या किया गया, जो प्रांतीय मंत्री थे, उनको भी ज़्यादा अधिकार दे दिए गए। यानी प्रांतों को कुछ हद तक अपने मामलों में स्वतंत्रता प्राप्त हुई, कुछ हद तक, ज़्यादा नहीं। फिर दूसरा प्रावधान संघीय व्यवस्था। देखो इस अधिनियम में जो पूरे भारत था, उसके लिए एक संघीय ढाँचा प्रस्तावित किया गया, ठीक है? कि ऐसा करो, जो ब्रिटिश भारत है और जो आपकी देसी रियासतें हैं, इन दोनों को मिला करके एक संघ बनाते हैं। 565 रियासतें थी ना, वो वाली रियासतें 565 और जो ब्रिटिश इंडिया था, उसको मिला करके एक भारतीय संघ बनाते हैं, ऐसा ऑफर रखा अंग्रेज़ों ने। लेकिन क्या हुआ, जो देसी रियासतें थी ना, उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया और इसलिए ये जो व्यवस्था थी, ये कभी पूरी तरीके से लागू ही नहीं हो सकी। फिर दूसरा प्रावधान आ जाता है द्विसदनीय विधान सभा या फिर विधान मंडल। तो केंद्र में 2 सदनों वाली व्यवस्था प्रस्तावित की गई। पहला सदन संघीय विधानसभा, दूसरा सदन राज्य परिषद और कुछ प्रांतों में भी केंद्र में तो कर ही गई 2 सदनों वाली, लेकिन कुछ प्रांतों के अंदर भी 2 सदनों वाली व्यवस्था लागू की गई, ठीक है? इसका जो एम था इस द्विसदनीय विधानसभाओं का एम ये था कि जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है ना, वो क्या हो जाए, स्ट्रक्चर्ड हो जाए और थोड़ी वो सरल भी हो जाए, तो ये था। फिर चौथा प्रावधान आ जाता है मताधिकार का विस्तार। तो इस अधिनियम में मतदाताओं की जो संख्या थी यानी कि वोटर्स की जो संख्या थी ना, वो पहले के मुकाबले बढ़ा दी गई। लेकिन ऐसा नहीं था जैसे आज के समय पे है। आज के समय पे क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। 18 साल से ऊपर का व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो वो वोट डाल सकता है। तो ऐसा तो कुछ नहीं था, बस थोड़ी-सी संख्या बढ़ाई थी पर ऐसा नहीं था कि सभी भारतीय वोट दे सकते हैं, ऐसा नहीं था। अ, अधिकार जो था वोट डालने का वो अभी भी लिमिटेड लोगों को ही मिला था। फिर आ जाता है 5वां प्रावधान गवर्नर और वायसराय के विशेष अधिकार। यही वाला वो प्रावधान था जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा विवाद हुआ था, ठीक है? गवर्नर और वायसराय के पास क्या थी? स्पेशल पावर्स थी उनके पास। वो ना किसी भी निर्णय को रोक सकते थे, पलट सकते थे, अगर उनको ऐसा लगे कि भई ये जो प्रांतीय मंत्री ने ये जो फैसला लिया है ना, इसमें तो हमारा कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। नुकसान सा नज़र आ रहा है, तो इसको मैं पलट देता हूँ। तो वो उसको उस समय पर पलट सकता था, उसके पास ये पावर दी गई थी। विधानमंडल के जो फैसले थे, उसको भी वो इन्फ्लुएंस कर सकता था, गवर्नर या फिर वायसराय और इमरजेंसी की स्थिति में भी वो डायरेक्टली उसमें इंटरफेयर कर सकते थे। और यानी कि क्या पता चलता है इससे? इससे यही पता चलता है कि जो अंतिम शक्ति थी, वो अभी भी किसके पास थी? अंग्रेजी अधिकारियों के पास थी। फिर लास्ट प्रावधान आ जाता है संघीय न्यायालय। तो 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और इस न्यायालय का काम क्या था? इसका ये काम था केंद्र और प्रांतों के बीच के जो विवाद हैं, केंद्र के और जो प्रांतों के बीच के विवाद हैं, उनको सुलझाने का काम ये न्यायालय किया करता था। और बाद में यही वाली व्यवस्था, संघीय न्यायालय वाली व्यवस्था स्वतंत्र भारत के सुप्रीम कोर्ट के विकास का आधार भी बनी। अब बात आ जाती है कि कांग्रेस ने इसकी आलोचना क्यों की? तो सबसे पहली बात आ जाती है, वास्तविक सत्ता ब्रिटिश अधिकारियों के पास बनी रही। कांग्रेस का ना सबसे बड़ा आरोप यही था कि ये जो अधिनियम है, ये केवल दिखावे के सुधार है। ये हमको कोई शक्ति नहीं दे रहा है, ना ही अधिकार दे रहा है। जो असली शक्ति है, वो तो अभी भी वायसराय और गवर्नरों के ही हाथ में है। भारतीय मंत्रियों को तो आपने लिमिटेड अधिकार दिए हैं केवल। हमको आप बेवकूफ़ समझ रहे हैं। तो ये आरोप लगाया।
फिर दूसरा आ जाता है केंद्र में जवाबदेह सरकार का अभाव। कांग्रेस ना ये चाहती थी कि केंद्र में जनता के प्रति जवाबदेह सरकार बने, कि भाई जो जनता के प्रति जवाबदेह हो, अगर कोई गलत कानून बन रहा है और जनता सवाल पूछ रही है तो सरकार उसका जवाब दे। लेकिन अंग्रेज कैसे थे, वो थोड़ी जवाब देने वाले थे, उनका तो जो दिल करता था, जो उनके हित की बात होती थी वो तो वही करते थे, जनता से उनको क्या लेना, कोई लेना देना नहीं था उनको। तो कांग्रेस ऐसा चाहती थी कि जवाबदेह सरकार हो, परंतु नहीं थी केंद्र में। ठीक है, लेकिन देखो इस अधिनियम में केंद्र पर किसका कंट्रोल था, अंग्रेजों का कंट्रोल था, और बना रहा, वो भी पहले भी था, और इस अधिनियम के बाद भी वो जो कंट्रोल था वो बरकरार रहा। इसलिए कांग्रेस इससे संतुष्ट नहीं थी, इस वाले अधिनियम से। तीसरा आ जाता है संघीय व्यवस्था व्यवहारिक रूप में विफल। ठीक है, कांग्रेस का ये मानना था कि जब देशी रियासतों की भागीदारी कन्फर्म ही नहीं है कि वो भारतीय संघ में शामिल होंगी या नहीं होंगी, तो ये व्यवस्था सफल कैसे होगी, ये तो प्रैक्टिकली नहीं है। ये जो आपने व्यवस्था आप लेकर के आए हो, ये तो हमको प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं लग रही। और बाद में ना यही बात साबित भी हो गई, क्योंकि जो संघीय योजना थी ये लागू ही नहीं हो पाई। तो ये कांग्रेस का ये एक डाउट था कि आप इम्प्रैक्टिकल बातें आप कर रहे हैं। फिर आ जाता है चौथा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया। इस अधिनियम में अलग अलग समुदायों को, दलित, मुस्लिम, इनके लिए जो पृथक निर्वाचन वाली व्यवस्था थी ना, वो अभी भी जारी रही, उसको खत्म नहीं किया गया, जबकि कांग्रेस चाहती थी कि इसको खत्म कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस का मानना था इससे ना भारतीय समाज में विभाजन बढ़ेगा, और जो हमारी राष्ट्रीय एकता है वो कमजोर हो जाएगी। लास्ट आ जाती है पूर्ण स्वराज की मांग को नजरअंदाज किया गया। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ये मैंने आपको पार्ट वन में भी बताया था कि जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस ने ये घोषणा की थी, अब हमको पूरी आजादी चाहिए। लेकिन जो ये 1935 का अधिनियम था, इसमें भारत को आजादी देने के बजाय केवल क्या दिए गए थे, लिमिटेड रूप में राजनीतिक सुधार दे दिए गए, वो भी काफी लिमिटेड रूप में। तो इसलिए कांग्रेस ने कहा कि ये जो भारतीय जनता की वास्तविक एक्सपेक्टेशंस हैं, ये उनको कतई पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। हमको तो भाई पूरी आजादी चाहिए, हम इस सुधार से हमारा कुछ नहीं होने वाला। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश शासन द्वारा लागू किया गया सबसे इम्पोर्टेंट संवैधानिक कानून था। इसने प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय व्यवस्था और संघीय न्यायालय जैसी व्यवस्थाएं पेश की। लेकिन जो वास्तविक सत्ता थी वो अभी भी किसके हाथों में थी, अंग्रेजी अधिकारियों के हाथों में थी। इसी वजह से कांग्रेस ने इसे अधूरा, गैर लोकतांत्रिक और भारतीय एक्सपेक्टेशंस के अपोजिट मानते हुए इसकी आलोचना की, और इसको दासता का यानी कि गुलामी का नया संविधान बताया। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12, प्रांतीय स्वायत्तता और कांग्रेस मंत्रिमंडलों के अनुभवों का मूल्यांकन कीजिए। प्रांतीय स्वायत्तता के बारे में बताना है, और कांग्रेस मंत्रिमंडलों के एक्सपीरियंसेस कैसे रहे थे जब उन्होंने प्रशासन चलाया था, वो हमको बताना है। सबसे पहले समझते हैं कि प्रांतीय स्वायत्तता क्या थी। देखो 1935 का अधिनियम है, अभी हमने पीछे पढ़ा, इसमें क्या किया गया था, जो प्रांतों में पहले द्वैध शासन लागू था उसको खत्म कर दिया गया था। ठीक है, ये मैंने आपको पूरी तरीके से क्लियर कर दिया था। तो अब क्या था, जो प्रांतों में चुने हुए मंत्री थे ना, वो प्रशासन चला सकते थे, उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय प्रशासन, सिंचाई, ये जो विषय थे इन पर काम करने का अधिकार दे दिया गया कि ठीक है ये वाले विषयों पर आप अब काम कर सकते हैं, हम आपको अधिकार देते हैं। अब सुनने में ये बहुत अच्छी व्यवस्था लगती है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी थी, गवर्नर के पास अभी भी विशेष अधिकार थे। ठीक है, जो पहले थे वैसा ही अभी भी था। अगर देखो गवर्नर को लग रहा है कि ये प्रांतीय मंत्री है, इसने फैसला लिया है कि ये फैसला तो हमारे फायदे वाला नहीं है, ये तो ब्रिटिश हितों के खिलाफ है, तो उस कंडीशन में गवर्नर ना उस फैसले को पलट भी सकता था और रोक भी सकता था। तो इससे फायदा क्या है फिर,
इंडिपेंडेंटली काम तो कर नहीं सकते फिर हमारे मंत्री। तो ये तो एक तरीके से बेवकूफ बनाने वाली बात थी, यानी कि स्वायत्ता तो थी, लेकिन पूरी तरह स्वतंत्रता नहीं थी। इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं सीमित, यानी कि लिमिटेड स्वायत्ता। अब देखो कांग्रेस का मंत्रिमंडल का गठन कैसे हुआ? देखो 1937 में हुए थे चुनाव, और इन चुनावों में ना कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली। कांग्रेस ने कई प्रांतों जैसे कि संयुक्त प्रांत, आज का उत्तर प्रदेश, बिहार, मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत जैसे जो प्रांत थे, इनमें अपनी सरकार बनाई। ठीक है, और यही पहली बार था जब भारतीय नेताओं को बड़े लेवल पर प्रशासन चलाने का एक्सपीरियंस मिला। ठीक है, अब गांधी जी, नेहरू, पटेल जैसे नेताओं की जो नीतियां थी, उनको जमीनी स्तर पर लागू करने का चांस मिला। अब देखते हैं कि इनके मंत्रिमंडलों ने क्या काम किए। सबसे पहला काम इन्होंने किया, राजनीतिक बंदी रिहाई। कांग्रेस सरकारों ने कई जो राजनीतिक कैदी थे उनको रिहा कराया। अंग्रेजों ने जो इनको जेल में डाला हुआ था राजनीतिक कैदियों को, इनको रिहा करा दिया गया। और जो लोग स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की वजह से जेल में थे, उनको भी राहत दी। इससे क्या हुआ, जनता में ना कांग्रेस के प्रति विश्वास बढ़ा कि ये तो भाई हमारी पार्टी है, ये तो हमारा संगठन है, ये तो हमारी सरकार है, ये हमारे लिए काम कर रही है। दूसरा काम किया इन्होंने, प्रेस स्वतंत्रता का विस्तार। देखो अंग्रेजों ने ना पहले प्रेस पर पाबंदियां लगाई हुई थी काफी सारी। तो अब जब कांग्रेस की सरकारें बनी तो कांग्रेस सरकारों ने क्या किया, जो प्रेस पर लगी हुई पाबंदियां थी ना, उनको कम कर दिया। अब क्या हुआ, लोगों को अपने विचार रखने की ज्यादा स्वतंत्रता मिल गई। इससे क्या हुआ, भारत में लोकतांत्रिक वातावरण मजबूत हो गया। और किसानों के लिए भी इन्होंने कदम उठाए। कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने किसानों की समस्याओं पर भी ध्यान दिया। कई जगहों पर करों में राहत दी गई किसानों को। ठीक है, और कृषि सुधारों की भी शुरुआत हुई। किसानों और जो सरकारों के बीच का संबंध था, ठीक है, किसान के और सरकार के जो बीच का संबंध था, उस संबंध को बेहतर बनाने की कोशिश की गई। और शिक्षा का भी प्रसार या विस्तार कह लो इन्होंने किया। शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने इम्पोर्टेंट काम किए। स्कूलों की क्या की, इन्होंने संख्या बढ़ाने की कोशिश की ताकि ज्यादा से ज्यादा भारतीय शिक्षा ग्रहण कर सके। और बेसिक एजुकेशन और नेशनल एजुकेशन पर भी इन्होंने जोर दिया। गांधी जी की जो शिक्षा संबंधी सोच थी, उसका प्रभाव इस काम में दिखाई पड़ता है। और देखिए इन्होंने राष्ट्रीय चेतना का विस्तार करने का भी काम किया था, और इसी के साथ साथ इन्होंने सामाजिक सुधार से रिलेटेड भी काम किए थे। छुआछूत विरोध, ग्रामीण विकास और सामाजिक सुधार पर भी ध्यान इनके द्वारा दिया गया था। और कांग्रेस ना देखो केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की बात नहीं करती थी कि भारत देश हमारा है और इसका शासन प्रशासन भारतीयों को ही चलाना चाहिए, बल्कि ये क्या करती थी, समाज सुधार की दिशा में भी काम करती थी। अब देखते हैं इनके मंत्रिमंडलों की क्या सीमाएं थी और क्या चुनौतियां इनको फेस करनी पड़ी थी। तो सबसे पहला आ जाता है गवर्नर के विशेष अधिकार। सबसे बड़ी समस्या यही थी। गवर्नर के पास ना स्पेशल पावर्स थी। वो ना किसी भी निर्णय में इंटरफेयर कर सकता था, अभी मैंने आपको पीछे ही बताया। इसलिए जो मंत्रिमंडल था वो पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं था, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंटली वो काम नहीं कर सकता था, क्योंकि वो ऊपर सर पर चढ़ के बैठा रहता था ना गवर्नर। फिर आ जाता है केंद्र पर अंग्रेजों का नियंत्रण। तो प्रांतों में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन केंद्र में जो असली सत्ता थी वो अभी भी किसके पास थी? वो ब्रिटिश सरकार के ही पास थी। इस वजह से जो कई नीतियां थी वो पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाती थी। फिर तीसरी आ जाती है सीमित आर्थिक संसाधन। कांग्रेस सरकारों के पास ना पैसे और संसाधनों की कमी थी, क्योंकि देखो असली सत्ता तो ब्रिटिश सरकार के पास ही थी, तो बजट तो उन्हीं उसी से पास कराना पड़ेगा। तो वो सभी जो सुधार थे जो करना चाहती थी कांग्रेस सरकार, वो तुरंत लागू नहीं कर सकती थी। इसलिए जनता की जो एक्सपेक्टेशंस थी और जो हमारी अचीवमेंट्स थी, वो हमेशा एक जैसी नहीं रही। एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा हाई थी और जो अचीवमेंट थी वो
कम ही मिल पाती थी। फिर लास्ट आ जाता है आंदोलन और प्रशासन संतुलन। ठीक है, कांग्रेस देखो एक आंदोलनकारी संगठन भी थी और अब शासक भी बन गई थी। तो उसे ना ये तय करना पड़ता था कि कब हम आंदोलन करें और कब हम प्रशासन चलाएं। तो इसमें ना बैलेंस बनाने में उनको आसानी नहीं होती थी। ठीक है, ये थोड़ा उनके लिए डिफिकल्ट काम हो जाता था बैलेंसिंग करना इन चीजों में। अब आ जाता है इसका महत्व, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या था इसके मंत्रिमंडलों का। तो सबसे पहली बात, भारतीय नेताओं ने प्रशासन चलाना इधर से सीखा। और दूसरी बात, जनता ने पहली बार देखा कि जो ये हमारे भारत के नेता हैं ये भी सरकार चला सकते हैं, ये भी किसी से कम नहीं है। तीसरी बात, लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी राजनीति का एक्सपीरियंस यहाँ से मिला भारत को। और चौथी बात, स्वतंत्र भारत के प्रशासनिक ढांचे की तैयारी यहाँ से क्या हो गई, शुरू हो गई कि हाँ भाई जब भारत आजाद हो जाएगा ना तो हम अपना प्रशासनिक ढांचा ऐसा रखेंगे। एक्सपीरियंस मिला काफी ज्यादा यहाँ से। और कई जो इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि 1937 से 39 के कांग्रेस मंत्रिमंडल स्वतंत्र भारत की प्रशासनिक प्रयोगशाला थे। ठीक है, यानी कि प्रशासनिक लेबोरेटरी थे, वहां पे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। फिर देखो इसके इस्तीफे के बारे में भी देख लो आप थोड़ा सा। तो 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो ब्रिटेन ने क्या किया था, भारत के नेताओं से परमिशन नहीं ली थी कि आपको युद्ध में शामिल करें या नहीं करें। बिन पूछे ताछे उन्होंने युद्ध में शामिल कर दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत को। तो इसी के विरोध में कांग्रेस के सभी मंत्रिमंडलों ने क्या किया, अपना इस्तीफा दे दिया। और ये क्या दिखाता है कि कांग्रेस ना सत्ता से ज्यादा राष्ट्रीय सम्मान और स्वतंत्रता को इम्पोर्टेंस देती थी। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। प्रांतीय स्वायत्ता ने भारतीय नेताओं को प्रशासन चलाने का एक इम्पोर्टेंट चांस प्रदान किया। कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने शिक्षा, कृषि, नागरिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में काबिल तारीफ काम किए। हालांकि गवर्नर के विशेष अधिकार और ब्रिटिश नियंत्रण जैसी लिमिटेशंस भी बनी रही, फिर भी इन अनुभवों ने भारतीय नेतृत्व को प्रशासनिक दक्षता प्रदान की और स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक शासन की नींव रखी। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13। 1930 के दशक के वैचारिक परिवेश और राष्ट्रवादी राजनीति पर उसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। 1930 के दशक का वैचारिक परिवेश क्या था, इसमें हमें ये बताना है। लेकिन ये वैचारिक परिवेश का क्या मतलब होता है भाई? तो मतलब कि उस समय समाज और राजनीति में जो चल रहा विचारों का माहौल है, यानी कि कौन कौन सी आइडियोलॉजीज हैं उस टाइम, विचारधाराएं क्या क्या हैं, विचारों का माहौल क्या है, उसका मतलब क्या होता है, वैचारिक परिवेश। तो 1930 के दशक में ना कई नए विचार, नई आइडियोलॉजीज भारतीय राजनीति को प्रभावित कर रही थी। अब देखते हैं। तो पहला परिवेश देखते हैं, रूसी क्रांति और समाजवाद का प्रभाव। तो 1917 की जो रूसी क्रांति थी उसका प्रभाव पूरी दुनिया के ऊपर पड़ रहा था। लोगों ने देखा कि रूस में ना मजदूर और किसानों के नाम पर नई व्यवस्था स्थापित कर दी गई है। इससे भारत के जो कई युवा नेता थे वो प्रभावित हो गए। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के कई जो युवा कार्यकर्ता थे वो समाजवादी विचारों की ओर क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए। वो चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि आर्थिक समानता भी होनी चाहिए, यानी कि गरीब बहुत ज्यादा गरीब ना हो और अमीर बहुत ज्यादा अमीर ना हो, आर्थिक समानता होनी चाहिए स्वतंत्र भारत के अंदर। फिर नेक्स्ट आ जाता है आर्थिक मंदी। तो 1929 की आर्थिक मंदी जो थी उसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला करके रख दिया था। भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ा। किसानों की जो इनकम थी वो घट गई थी, फसलों के जो दाम थे वो गिर गए थे, बेरोजगारी भी बढ़ गई थी। इससे लोगों को ना ये लगने लगा कि केवल औपनिवेशिक शासन ही नहीं बल्कि आर्थिक व्यवस्था में भी बदलाव हमें लाना पड़ेगा, तभी हमारा काम चल पाएगा। फिर देखो जो सांप्रदायिक राजनीति थी इसमें भी उभार इस टाइम आया था। फिर नेक्स्ट आ जाता है लोकतांत्रिक और जन भागीदारी की बढ़ती
चेतना। 1930 के दशक में किसानों, मजदूरों, छात्रों और महिलाओं ने भी राजनीति में बढ़ चढ़ करके भाग लेना शुरू कर दिया। अब राजनीति केवल पढ़े लिखे लोगों तक सीमित नहीं रही, जनता भी राजनीतिक फैसलों में अपनी भूमिका चाहती थी कि हम भी शामिल होंगे, अपनी अपने जो हमारे विचार हैं हम भी रखेंगे। अब बात यह आ जाती है कि इन नए विचारों का राष्ट्रवादी राजनीति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहला प्रभाव आ जाता है कांग्रेस का वैचारिक विस्तार। देखो पहले ना कांग्रेस का गोल ये था कि राजनीतिक अधिकार हमको मिल जाए, भारत को मिल जाए। लेकिन अब कांग्रेस सामाजिक और आर्थिक सुधारों की भी बात करने लगी। गरीबी हटाने, भूमि सुधार, मजदूर अधिकार और आर्थिक न्याय जैसे जो मुद्दे थे अब कांग्रेस की राजनीति में शामिल हो गए। फिर नेक्स्ट आ जाता है जन आंदोलन का विस्तार। 1930 के दशक में ना किसान सभाएं और जो मजदूर संगठन होते हैं ये तेजी से इनकी संख्या बढ़ने लगी। और अब राष्ट्रीय आंदोलन केवल नेता ही नहीं बल्कि किसान और मजदूर भी बड़ी संख्या में इसमें शामिल होने लगे। पहले क्या थे, नेताओं तक सीमित था, पढ़े लिखे लोगों तक सीमित था, लेकिन अब अ, किसान और मजदूर भी इसमें बड़ी संख्या में शामिल होने लग गए। इससे आंदोलन का जो जन आधार होता है वो और ज्यादा व्यापक हो गया। फिर आ जाता है तीसरा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हो गया। ठीक है, इसकी स्थापना हुई कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की 1934 में। जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया जैसे जो नेता थे इन्होंने क्या किया, समाजवादी विचारों को आगे बढ़ाया। इससे कांग्रेस के अंदर जो समाजवादी सोच थी उसको और ज्यादा मजबूती मिली। फिर चौथा आ जाता है नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की भूमिका। तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो नेता थे इन्होंने आधुनिक वैज्ञानिक और समाजवादी भारत की कल्पना पेश की। इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल राजनीतिक आजादी नहीं है बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय भी होना चाहिए। कि शासन और प्रशासन हमारे हाथों में आ गया, सिर्फ इतना काफी नहीं होगा, आर्थिक और सामाजिक न्याय भी होना जरूरी है, तभी भारत विकसित हो पाएगा और तभी परमानेंटली आजाद हम हो पाएंगे। फिर लास्ट आ जाता है वैचारिक मतभेद और आंतरिक संघर्ष। देखिए जब कोई परिवर्तन आता है ना तो उसके साथ साथ मतभेद भी आ जाते हैं। तो 1930 के दशक में कांग्रेस के अंदर अलग अलग विचारधाराएं दिखाई देने लगी। कांग्रेस के अंदर भी काफी सारे गुट थे ना, नरम दल, गरम दल, समाजवादी, मार्क्सवादी, तरह तरह के गुट इसके अंदर थे कांग्रेस के अंदर। कुछ नेता जो थे वो गांधी जी के ग्राम स्वराज और अहिंसा के ऊपर जोर देते थे कि हाँ भाई ये बड़ी अच्छी विचारधारा है, बड़ी अच्छी बात गांधी जी करते हैं। जबकि जो कुछ नेता थे वो समाजवाद और औद्योगिकरण को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। यानी कि राष्ट्रवादी आंदोलन ज्यादा व्यापक तो हो गया लेकिन जो वैचारिक बहसें थीं वो भी अब बढ़ गई कि हाँ हमारी विचारधारा ज्यादा बेहतर है, हमारी विचारधारा ज्यादा बेहतर है। ठीक है, इस तरीके की जो बहसें होती हैं वो बढ़ गई। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। 1930 के दशक का वैचारिक परिवेश भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। समाजवाद, लोकतंत्र, आर्थिक न्याय और साम्राज्यवाद विरोधी विचारों ने राष्ट्रवादी राजनीति को एक नई डायरेक्शन दी। इस दौर में राष्ट्रीय आंदोलन का जो दायरा है वो केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से आगे बढ़कर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन तक एक्सटेंड हो गया, जिसने स्वतंत्र भारत की भावी नीतियों की नींव रखी। अब आ जाती है कैटेगरी 4, उग्रवादी क्रांतिकारी, INA। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज, उसकी शॉर्ट फॉर्म है ये INA। इसमें आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की विचारधाराओं और गतिविधियों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद आ जाता है अब आपका। तो इसकी हमें विचारधाराएं और गतिविधियां बतानी है, यानी कि एक्टिविटीज 1920 से 30 के बीच की बतानी है। ठीक है, अब देखो जब जब हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं ना तो सबसे पहले हमारे मन में क्या आता है, गांधी जी, सत्याग्रह और अहिंसात्मक आंदोलन। कि गांधी जी ने ना बिना हथियार उठाए पूरा देश आजाद करा दिया था। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है, वो क्या है,
क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। ठीक है, 1920 से 1930 के बीच कुछ ऐसे युवा सामने आए जिन्हें ये लगता था कि इनसे अंग्रेजों से रिक्वेस्ट करने से, अपील करने से या फिर इनके आगे शांतिपूर्ण आंदोलन करने से कुछ नहीं होने वाला। ये अंग्रेज ऐसे भारत नहीं छोड़ने वाले। ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानने वाले। इनका मानना था कि अंग्रेजी शासन को डायरेक्ट चैलेंज दो, ठीक है, तब ये बाज आएंगे, ऐसे ये बाज नहीं आने वाले। इसी सोच से क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का विकास हुआ। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और राजगुरु जैसे जो जवान थे, इन्होंने अपने साहस, बलिदान और संघर्ष से स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई एनर्जी दी। अब बात करते हैं इसकी विचारधाराओं की। 1920 से 1930 के बीच की क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की विचारधाराएं। तो सबसे पहला आ जाता है पूर्ण स्वतंत्रता की आकांक्षा। देखो, क्रांतिकारियों का क्या लक्ष्य था? ये छोटे मोटे सुधारों से सेटिस्फाइड नहीं थे कि हाँ, आप हमको सुधार दे रहे हो, आप हमको प्रशासन में थोड़ी सी भागीदारी दे रहे हो दिखावे के लिए, तो इनसे इनका काम नहीं चलने वाला था। इन क्रांतिकारियों का ये चाहते थे पूरी की पूरी आजादी। इनका मानना था कि अंग्रेजी शासन में रहते हुए भारत का विकास इम्पॉसिबल है। इसलिए इनका जो अंतिम गोल था वो क्या था? भारत को पूरी तरीके से आजाद करवाना। फिर नेक्स्ट आ जाती है बलिदान और वीरता। तो क्रांतिकारी आंदोलन की सबसे बड़ी पहचान क्या थी? वो थी त्याग और बलिदान। ये क्या थे? आंदोलन के लिए मरने मिटने को ये तैयार रहते थे हर टाइम। ये युवा देश के लिए अपना जीवन तक न्यौछावर करने को तत्पर रहते थे हर समय। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उनके लिए जो अपना पर्सनल जीवन था वो इम्पोर्टेंट नहीं था। ये कहते थे हमारे लिए हम इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा जीवन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, हम हमारा देश हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमें आजादी मिलनी चाहिए, चाहे हमारी जान इसमें क्यों ना चली जाए। फिर नेक्स्ट आ जाता है हिंसक संघर्ष को साधन मानना। क्रांतिकारियों का ना ये मानना था कि अंग्रेजी शासन केवल नैतिक अपील से नहीं हटेगा, कि इनसे अपील किए जा रहे हैं, इन पर नैतिक प्रेशर हम बनाए जा रहे हैं, तो ये ऐसे नहीं मानेंगे। इसलिए ये क्या करते थे? प्रतिरोध और संघर्ष को इम्पोर्टेंट मानते थे कि प्रतिरोध भी हमको करना पड़ेगा और संघर्ष भी हमको करना पड़ेगा। हालांकि देखो, इनका उद्देश्य, क्रांतिकारियों का उद्देश्य ये नहीं था कि आम जनता को, इनोसेंट्स को नुकसान पहुंचाया जाए। ऐसा ये बिल्कुल कतई नहीं चाहते थे, बल्कि ये तो ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देना चाहते थे कि देखो, हम डरने वाले नहीं है, हम आजादी लेकर रहेंगे, हम यहाँ पर डट कर खड़े हुए हैं और हम आपको यहाँ से खदेड़ ही देंगे एक दिन। ठीक है, फिर आ जाता है नेक्स्ट समाजवादी और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव। तो 1920 के दशक में रूसी क्रांति का जो प्रभाव था वो पूरी दुनिया में फैल रहा था। इसका असर भारत की यूथ पर भी पड़ा। भगत सिंह और उनके जो कई साथी थे, समाजवादी विचारों से ये क्या हो गए थे? प्रभावित हो गए थे। वो केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक समानता भी चाहते थे। अब बात करते हैं कि इन क्रांतिकारियों ने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज की। तो सबसे पहले आ जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। तो ये जो HSRA है ना, ये क्रांतिकारियों का एक प्रमुख संगठन था। इससे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और जो कई अदर युवा थे वो इससे जुड़े हुए थे। इस संगठन का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी शासन को अंत करना और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना भारत में। फिर दूसरा आ जाता है काकोरी कांड 1925। तो हुआ क्या था? 1925 में क्रांतिकारियों ने ना सरकारी खजाने ले जा रही एक ट्रेन को लूट लिया था। एक ट्रेन जा रही थी जिसमें क्या था? सरकारी खजाना था। अब सरकारी खजाना अंग्रेजों का तो था नहीं, भारत का ही था वो, तो लूट भी लिया तो क्या हो गया, है ना? तो वो उसको लूटा। तो इसी घटना को क्या कहते हैं? काकोरी कांड कहते हैं। इसका एम ये नहीं था कि हम इस खजाने को लूट करके और फिर हम जा करके ऐश मौज करेंगे, अपनी फैमिली को अमीर बना देंगे, खुद भी हम अमीर बन जाएंगे। तो ऐसा व्यक्तिगत लाभ का इसका उद्देश्य नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य तो ये था कि आंदोलन के लिए हम पैसे इकट्ठे करेंगे और फिर अंग्रेजी शासन को चुनौती हम देंगे। ठीक है, ये था इसका उद्देश्य।
फिर आ जाता है सैंडर्स वध 1928। देखो हुआ क्या था, साइमन कमीशन जब भारत आया था तो इसमें प्रोटेस्ट किया गया था, ठीक है। तो इस प्रोटेस्ट में लाहौर के अंदर लाला लाजपत राय भी थे इस प्रोटेस्ट के अंदर। तो क्या किया गया, प्रोटेस्टर्स के ऊपर ना बेरहमी से लाठी चार्ज कर दिया गया था, ठीक है। और इस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय जी को अब निशाना बनाया गया, ठीक है। इन पर ज्यादा लाठी चार्ज की गई और इनके क्या हुआ, सर पर और इनके चेस्ट पर काफी सीरियस चोटें आ गई और इन चोटों की लगने की वजह से क्या हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इसको क्या माना, इसको ना भगत सिंह और उनके साथियों ने माना कि ये तो हमारी काफी ज्यादा बेइज्जती अंग्रेजों ने की है, ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हम इनको अपना आइडियल मानते हैं, इनकी इस तरीके से इन्होंने हत्या कर दी है, ठीक है। तो इसको काफी बड़ा अपमान इन्होंने माना और इसी का बदला लेने के लिए अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या की गई थी। हम इसको हत्या नहीं मानते, हम इसको वध मानते हैं। हत्या और वध में डिफरेंस होता है काफी ज्यादा, ठीक है। फिर आ जाता है नेक्स्ट, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकना 1929। तो 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, ठीक है। ये बम किसी की हत्या करने के लिए कतई नहीं फेंका गया था, ठीक है। इनका तो ये उद्देश्य था कि अंग्रेजी सरकार और जनता का ध्यान हम अपनी बातों की ओर अट्रैक्ट करें, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, हमारी बात को सुना जाए, हम यूथ की आवाज है, हमारी आवाज सुनी जाए। तो ये इनका उद्देश्य था, ये हत्या नहीं करना चाहते थे किसी की भी, ठीक है। इसी दौरान भगत सिंह का एक नारा भी काफी पॉपुलर हुआ, इनकलाब जिंदाबाद, जो कि पूरे देश में क्या हो गया था, लोकप्रिय हो गया था। फिर लास्ट आ जाता है बंगाल और महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियां। देखो इस दौर में बंगाल में अनुशीलन समिति और युगांतर दल, ये जो संगठन थे ये क्या हो गए, एक्टिव हो गए, ठीक है। महाराष्ट्र में भी कई जो क्रांतिकारी समूह थे वो भी अंग्रेजी शासन के खिलाफ क्या कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। यानी कि ये जो क्रांतिकारी आंदोलन था ना, ये केवल एक ही क्षेत्र तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि ये पूरे देश के हिस्सों में फैला हुआ था। अब देखते हैं कि इन एक्टिविटीज का स्वतंत्रता आंदोलन के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला प्रभाव आ जाता है, युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ गई। भगत सिंह और उनके साथियों ने लाखों युवाओं को प्रेरित किया, उनके अंदर देशभक्ति, हिम्मत और बलिदान की भावना तेजी से फैलने लगी अब भारत की यूथ के अंदर। फिर दूसरा प्रभाव आ जाता है, ब्रिटिश शासन को चुनौती मिली। क्रांतिकारियों ने ये दिखा दिया कि जो अब भारत की यूथ है ना, वो अंग्रेजी शासन से डरने वाली नहीं है, वो आपको उठा के पटक भी देगी और इधर से अब खदेड़ भी देगी। इससे क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार के ऊपर लगातार प्रेशर बढ़ा। फिर तीसरा प्रभाव आ जाता है, राष्ट्रीय आंदोलन को नई एनर्जी मिली। क्रांतिकारी एक्टिविटीज ने स्वतंत्रता आंदोलन को और ज्यादा जोशीला और एक्टिव बना दिया और इन्होंने जनता के बीच स्वतंत्रता की जो भावना थी उसको और ज्यादा मजबूत कर दिया, ठीक है। जनता में भी ये भावना और ज्यादा तेज हो गई कि अब तो भाई हम आजादी लेना चाहते हैं और जितनी जल्दी मिल जाए उतना बढ़िया है, और हम भी अंग्रेजों का डट करके सामना अब करेंगे। फिर आ जाता है लास्ट प्रभाव, कांग्रेस पर भी प्रेशर बढ़ा। क्रांतिकारियों की पॉपुलैरिटी को देखकर कांग्रेस की लीडरशिप पर भी प्रभाव पड़ा, ठीक है। उनके ऊपर भी ये प्रेशर पड़ा कि स्वतंत्रता की मांग को और ज्यादा मजबूती से उठाओ, रिक्वेस्ट ना करो उनसे, अपील ना करो उनसे, ठीक है। दब के मत रहो अंग्रेजों से, डट कर उनके सामने खड़े हो और उनसे आजादी मांगो, ठीक है। क्योंकि उस समय का कांग्रेस सबसे बड़ा संगठन था राष्ट्रीय आंदोलन का, ठीक है। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो 1920 से 30 का क्रांतिकारी राष्ट्रवाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण चरण था। इसकी विचारधाराओं में पूर्ण स्वतंत्रता, बलिदान, हिम्मत और सामाजिक न्याय की भावना शामिल थी। काकोरी कांड, सैंडर्स वध और केंद्रीय विधानसभा बम प्रकरण जैसी जो एक्टिविटीज थी, इन्होंने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी और युवाओं में राष्ट्रभक्ति की नई चेतना को पैदा किया। इसी तरह
क्रांतिकारी राष्ट्रवाद ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई एनर्जी और संघर्ष की प्रेरणा दी। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15, आजाद हिंद फौज के गठन और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर उसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। ठीक है, और इस सेना का एम क्या था? इसका एम था कि सशस्त्र संघर्ष के जरिए, यानी कि हथियार उठा करके हम संघर्ष करेंगे और उसके बाद भारत को हम आजाद करा देंगे। तो ये क्या था? इसका एम था। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लीडरशिप में आजाद हिंद फौज अब केवल एक सैन्य संगठन नहीं रही, ठीक है, एक सेना नहीं रही केवल, बल्कि ये भारतीयों के लिए हिम्मत, बलिदान और राष्ट्रीय एकता का सिंबल भी अब ये बन गई। इसलिए भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में आईएनए का एक विशेष स्थान माना जाता है। अब समझते हैं कि इसका गठन कैसे हुआ। सबसे पहले हम इसका प्रारंभिक गठन देखते हैं। देखो 1942 में क्या हुआ, जापान ने ना दक्षिण पूर्व एशिया वाले क्षेत्र में ब्रिटिश सेना जो थी उसको हरा दिया था। ठीक है, अब ब्रिटिश सेना में कौन थे? भारत के सैनिक थे। तो अब क्या हुआ, जो भारतीय सैनिक थे वो अब जापान के कब्जे में आ गए, वो भी काफी बड़ी संख्या में। तो यही जो भारतीय युद्धबंदी थे, ठीक है, जो जो जापान के कब्जे में आ गए थे, तो यही जो युद्धबंदी थे इनको क्या किया गया? इनको यूनाइट किया गया और इनको यूनाइट करके आजाद हिंद फौज की प्रारंभिक स्थापना कर दी गई। और इस काम में कैप्टन मोहन सिंह की काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी। हालांकि देखो जो आईएनए थी इसकी वास्तविक शक्ति और पॉपुलैरिटी इसको तब मिली जब 1943 में नेताजी ने इसका नेतृत्व किया। ठीक है, नेताजी ने सेना का पुनर्गठन किया और इसको एक नई डायरेक्शन दी। और उन्होंने एक काफी प्रसिद्ध नारा भी दिया नेताजी ने, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसी नारे ने लाखों भारतीयों में क्या भर दिया? देशभक्ति भर दी और उत्साह भी भर दिया। ठीक है, फिर आता है आजाद हिंद सरकार की स्थापना। देखो 1943 में सिंगापुर में, ठीक है, सिंगापुर में नेताजी ने क्या किया? आजाद हिंद सरकार की स्थापना कर दी। अब ये कोई अ, असलियत की गवर्नमेंट नहीं थी, ये क्या थी? सिर्फ एक, ये एक सिंबॉलिक गवर्नमेंट थी। ठीक है, इसका एम ये था कि दुनिया को ये बताया जाए कि भारत देखो स्वतंत्र होना चाहता है और उसके लिए कितना बड़ा संघर्ष कर रहा है। तो अब आ जाता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। तो ये क्या था? ये महिलाओं की सैन्य टुकड़ी थी। इसकी लीडरशिप कौन कर रही थी? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। ठीक है, इन्होंने इसकी लीडरशिप की, इस वाली रेजिमेंट की। और इससे क्या मैसेज गया? इससे ये मैसेज गया कि स्वतंत्रता संघर्ष केवल पुरुषों का नहीं है, बल्कि महिलाओं का भी ये आंदोलन है। अब बात करते हैं इसकी प्रमुख गतिविधियों के ऊपर। तो सबसे पहली गतिविधि आ जाती है ब्रिटिश सेना के विरुद्ध संघर्ष। तो आईएनए ने ना जापानी सेना के सहयोग से भारत की जो पूर्वी सीमा थी, नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र हमारा, वहां पर ब्रिटिश सेना का खिलाफ क्या कर दिया? अभियान चला दिया, मोर्चा खोल दिया उधर। इसका लक्ष्य ये था कि भारत में प्रवेश करके ना अंग्रेजी शासन को चुनौती हम दे देंगे। फिर देखिए 1944 में इम्फाल और कोहिमा के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लड़ाइयां लड़ी गई। स्टार्टिंग में तो कुछ सफलता मिली, लेकिन बाद में क्या हुआ? संसाधनों की कमी हो गई और जापान की जो स्थिति थी, जो उसका भौकाल था, वो कमजोर हो गया। और इसी की वजह से जो ये अभियान था ये सफल नहीं हो सका। हालांकि देखो आईएनए को कोई सैन्य जीत तो प्राप्त नहीं हुई, लेकिन उसके सैनिकों ने अपना साहस और बलिदान का इंट्रोडक्शन दिया भारतीयों को। और इसी वजह से आजाद हिंद फौज भारतीय जनता के लिए क्या बनी? प्रेरणा का सोर्स बन गई। अब देखते हैं कि इसका फौज का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहला प्रभाव तो ये था कि आईएनए ने ना भारतीय जनता के अंदर राष्ट्रीय भावना को और ज्यादा मजबूत कर दिया, और ज्यादा उनके अंदर राष्ट्रभक्ति को भर दिया। अब लोगों को लगने लगा कि भारतीय खुद ही अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ सकते हैं, किसी के साथ की जरूरत नहीं है, इन अंग्रेजों के लिए तो हम ही काफी हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है ब्रिटिश शासन की सबसे बड़ी ताकत क्या थी?
उसकी सेना थी, ठीक है? लेकिन आईएनए की गतिविधियों के बाद अंग्रेजों को ये डर सताने लगा कि ये जो हमारी सेना में, भाई ब्रिटिश सेना में जो भारतीय सैनिक हैं, ये कहीं हमारे ही खिलाफ मोर्चा ना खोल दे, ठीक है? इनको फिर उसके बाद डर लगने लगा, इनका भरोसा उठने लगा भारतीय सैनिकों के ऊपर से जो इनकी सेना के अंदर थे। तो यही जो चिंता थी वो इनको सताया करती थी। फिर आ जाते हैं आईएनए ट्रायल्स। देखिए 1945 में ना आईएनए के अधिकारियों के ऊपर मुकदमे चलाए गए और इन मुकदमों ने पूरे देश में एक जबरदस्त प्रतिक्रिया पैदा कर दी। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और जो और संगठन थे, इन सभी ने क्या किया, सैनिकों के लिए आवाज उठाई, अपना सपोर्ट उनको जताया कि हम आपके साथ हैं, आप डटकर सामना कीजिए इन ट्रायल्स का, ये ट्रायल्स वायल्स कुछ नहीं है, सब निपट लेंगे, ठीक है? इससे क्या हुआ, राष्ट्रवादी भावना और ज्यादा मजबूत हुई। फिर आ जाता है राष्ट्रीय एकता का प्रतीक। आईएनए का एक सबसे बड़ी विशेषता थी इसकी, इसमें ना अलग अलग धर्मों के, जातियों के और क्षेत्रों के लोग एक साथ शामिल थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी ने मिलकर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और इस प्रकार आईएनए राष्ट्रीय एकता का सिंबल बन गई। फिर लास्ट आ जाता है महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा। झांसी की रानी रेजिमेंट ने महिलाओं की एक्टिव भागीदारी को नई पहचान दी कि भाई महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भाग ले सकती हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाएं भी लड़ सकती हैं। इससे ये साबित हुआ कि महिलाएं भी स्वतंत्रता संघर्ष में इम्पोर्टेंट भूमिका निभा सकती हैं, वो भी किसी से कम बिल्कुल भी नहीं है। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो आजाद हिंद फौज भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का एक बहुत इम्पोर्टेंट और प्रेरणादायक चैप्टर थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लीडरशिप में इसके गठन ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई एनर्जी दी। हालांकि ये सैन्य रूप से पूरी सफलता प्राप्त नहीं कर सकी, फिर भी इसने राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता की भावना को मजबूत किया और ब्रिटिश शासन की नींव को कमजोर करने में बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई। ये सेशन अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एमएचआई के बाकी सब्जेक्ट्स के भी ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड सेशंस आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। देखिए मैंने जो वीडियोस अभी तक अपलोड की हैं, मैं उन पर नोट कर रही हूँ कि आप देख तो रहे हैं, बल्कि जितना देखना चाहिए उतना देख भी नहीं रहे हैं, व्यूज भी उतने ज्यादा नहीं आ रहे हैं। तो आप जितने भी व्यूज आ रहे हैं उतने जने लाइक तक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिससे मेरा मोटिवेशन जो है वो बहुत ज्यादा डाउन हो रहा है। आपका देखिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा। तो आप लाइक किया कीजिए प्लीज और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आप ही के काम आएगा, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16। 1945 से 47 के दौरान हुए उग्र राष्ट्रवादी आंदोलनों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। देखिए ये जो 1945 से 47 का समय था ना, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम और सबसे डिसाइसिव फेज माना जाता है। एंड टाइम चल रहा था ना बिल्कुल। फिर 15 अगस्त 1947 को तो हमें आजादी मिली गई थी। तो देखिए जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था ये खत्म हो चुका था और जो ये ब्रिटेन की हालत थी ये भी नासाज थी, ठीक है? आर्थिक और राजनीतिक रूप से, दोनों रूप से क्या हो गए थे, अब कमजोर हो गए थे। दूसरी ओर जो भारत में स्वतंत्रता की मांग की जा रही थी वो क्या हो गई थी, और ज्यादा मजबूत हो गई थी, ठीक है? वो मांग और ज्यादा बढ़ गई थी और इसी समय ना कुछ ऐसे उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन सामने आए जिन्होंने ब्रिटिश शासन को ये फील करा दिया कि अब आप भारत पर लंबे समय तक शासन नहीं कर पाएंगे, अब आपका शासन यहाँ पर संभव नहीं है, ठीक है? अब आपको इधर से दफा होना ही पड़ेगा। अब हम उन प्रमुख आंदोलनों को समझते हैं जिन्होंने इस दौर में राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई गति दी। तो सबसे पहला आ जाता है आजाद हिंद फौज ट्रायल्स के खिलाफ आंदोलन। ये शॉर्ट में अभी हम पीछे भी देख चुके हैं। तो देखिए 1945 में ब्रिटिश सरकार ने आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमे चलाए, ठीक है?
अब ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य तो ये था कि हम है ना अधिकारियों को ना अपराधी साबित कर देंगे। लेकिन हुआ क्या? बिल्कुल इसका अपोज़िट हुआ। पूरे देश में इन सैनिकों के समर्थन में बहुत बड़े-बड़े प्रोटेस्ट होने लगे। छात्र, मज़दूर, किसान और आम जनता अब सड़कों पर उतर आई। ठीक है? लोगों ने आईएनए सैनिकों को देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी माना कि ये आप जिनको अपराधी बताने का प्रयास कर रहे हैं ना, ये कोई अपराधी नहीं है, ये तो बल्कि देशभक्त हैं और फ्रीडम फाइटर्स हैं। तो आप अपनी चालाकी अब अपने पास रखिए। ठीक है? इस आंदोलन ने राष्ट्रीय भावना को क्या कर दिया? और ज़्यादा मजबूत कर दिया। फिर दूसरा आ जाता है रॉयल इंडिया नेवी, यानी कि नौसेना विद्रोह 1946 में जो कि हुआ था। तो फरवरी 1946 में ना मुंबई में भारतीय जो नेवी ऑफिसर थे, इन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। शुरुआत तो इस विद्रोह की भोजन और भेदभाव के मुद्दे से हुई थी। ठीक है? भारतीय ऑफिसर्स के साथ जो भेदभाव चल रहा था, उसके खिलाफ हुई थी ये शुरुआत तो, लेकिन जल्द ही क्या हुआ, इस विद्रोह ने राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लिया। अ, नौसैनिकों ने क्या किया, जहाज़ों पर और ठिकानों पर क्या कर दिया, तिरंगा लहरा दिया। ठीक है? और मुंबई से शुरू हुआ ये जो विद्रोह था, ये कराची, मद्रास और जो अदर बंदरगाह थे, वहाँ तक फैल गया। और ये ब्रिटिश शासन के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि अब उनकी अपनी सेना में भी डिससैटिस्फैक्शन दिखाई देने लगा था। फिर आ जाता है वायुसेना और थल सेना में असंतोष। तो नौसेना विद्रोह के अलावा वायुसेना और जो थल सेना थी, ये वाले भारतीय सैनिकों में भी डिससैटिस्फैक्शन बढ़ रहा था और कई-कई जगह पर हड़तालें और प्रोटेस्ट भी हुए। भारतीय सैनिक अब केवल ब्रिटिश ऑर्डर्स का पालन करने वाले कर्मचारी नहीं रह गए थे, ठीक है? बल्कि उनमें भी अब क्या हो गया था? राष्ट्रीय चेतना का विकास हो गया था। इससे ब्रिटिश सरकार का भारतीय सेना पर विश्वास कमज़ोर पड़ने लगा। उन्हें अब लग गया कि भई ये जो सैनिक है ना, हैं तो बड़े ये ताकतवर भारत के सैनिक, पर अब कहीं ये हमारे खिलाफ ही ना मोर्चा खोल दें। ठीक है? तो अब उनका विश्वास कम होने लग गया और डर भी उनको लगने लगा। फिर आ जाता है मज़दूर और किसान आंदोलन। तो 1945 से 47 के बीच देश के कई हिस्सों में ना मज़दूर हड़तालें और किसान आंदोलन भी हुए। मज़दूर क्या चाहते थे कि हमको बेहतर वेतन मिले और हमें अधिकार भी मिले। और किसान किस लिए आवाज़ उठा रहे थे? आर्थिक शोषण और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। तो इन आंदोलनों ने ब्रिटिश सरकार पर एक्स्ट्रा दबाव बनाया और जनता की जो राजनीतिक अवेयरनेस थी, उसको बढ़ा दिया। अब देखते हैं कि इन आंदोलनों ने स्वतंत्रता संघर्ष में क्या भूमिका निभाई। तो सबसे पहला आ जाता है ब्रिटिश शासन की वैधता को चुनौती। इन आंदोलनों ने ना ये क्लियर कर दिया था कि भारतीय जनता अब ब्रिटिश शासन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। ब्रिटिश सरकार की नैतिक और राजनीतिक वैधता जो थी वो लगातार कमजोर होती जा रही थी। जनता के व्यापक विरोध ने ब्रिटिश सत्ता की प्रतिष्ठा को बहुत गहरा आघात पहुंचाया। फिर दूसरा आ जाता है सैनिकों और जनता के बीच राष्ट्रीय एकता। तो पहली बार ना बड़ी संख्या में सैनिक और आम जनता एक ही राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित दिखाई दे रहे थे। आईएनए आंदोलन और नौसेना विद्रोह ने ये दिखा दिया कि स्वतंत्रता केवल नेताओं तक सीमित नहीं है। ठीक है, स्वतंत्रता की ये जो इच्छा है, ये केवल नेताओं तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि सेना और जनता दोनों ही सेम रूप से इसमें मौजूद है। ठीक है, मतलब कि ये जो स्वतंत्रता की मांग है, ये सिर्फ नेता नहीं चाहते भारत के, पूरी की पूरी जनता, सारे के सारे भारतवासी, फिर चाहे वो सैनिक हो, किसान हो, मजदूर हो, आम जनता हो, कोई भी हो, सारे के सारे अब आज़ादी चाहते हैं। फिर आ जाती है तीसरी भूमिका, स्वतंत्रता की मांग में तेजी। तो इन आंदोलनों के कारण स्वतंत्रता की मांग क्या थी, और ज़्यादा तेज हो गई अब। ब्रिटिश सरकार को ये फ़ील होने लगा कि अगर अब हमने सत्ता हस्तांतरण में देर की, सत्ता हस्तांतरण मीन्स
भारतीयों के हाथों में सत्ता का ट्रांसफर करना, ठीक है, सत्ता को ट्रांसफर करना भारतीयों के हाथों में। तो इन्हें लगा कि अब हमने इस चीज में देर की ना, तो देश में क्या हो जाएगी, और ज्यादा अशांति फैल जाएगी। ठीक है, इसीलिए जो ये सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया थी, इसको तेज अब करना पड़ा। फिर चौथा आ जाता है राष्ट्रीय आत्मविश्वास का विकास। तो इन घटनाओं ने भारतीयों के मन में सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा किया। लोगों को ये महसूस हुआ कि ब्रिटिश शासन जो है ये अजेय नहीं है, मतलब कि जिसको कभी हराया नहीं जा सकता, वो क्या होता है, अजेय। तो ये ब्रिटिश शासन जो है ये अजेय नहीं है, इसको भी हराया जा सकता है। ठीक है, ये भी कोई अमृत पी के नहीं उतर रहा है, ये कोई चिरंजीवी नहीं है, ये भी हार सकता है, इसको भी हराया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आंदोलन को यहाँ से नई एनर्जी और प्रेरणा मिली जब लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया। तो पांचवा आ जाता है, पांचवी भूमिका, स्वतंत्रता की प्रक्रिया पर प्रभाव। कई इतिहासकार ना ये मानते हैं कि आईएनए ट्रायल और नौसेना विद्रोह जैसी जो घटनाएं थी, अ, इसने ब्रिटिश सरकार को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत पर अब शासन बनाए रखना प्रैक्टिकल नहीं है। और यही कारण था कि 1947 में सत्ता हस्तांतरण का निर्णय ना चाहते हुए भी तेजी से लेना पड़ा। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो 1945 से 47 के उग्र राष्ट्रवादी आंदोलनों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक टर्निंग पॉइंट दिया। ठीक है, आजाद हिंद फौज के मुकदमों के विरुद्ध आंदोलन, नौसेना विद्रोह, सैनिक असंतोष और मजदूर किसान आंदोलनों ने ब्रिटिश शासन की वैधता को चैलेंज दिया और राष्ट्रीय चेतना को व्यापक बना दिया। इन आंदोलनों ने स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रक्रिया को तेज करने में बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई। अब आ जाती है कैटेगरी 5, सामाजिक समूह और अंतिम चरण। इसमें आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। देखिए, जब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं ना, तो हमारे मन में अक्सर गांधी जी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे ही नेताओं का नाम आता है। लेकिन असलियत में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सिर्फ पुरुषों का ही संघर्ष नहीं था, बल्कि महिलाओं ने भी इस आंदोलन में इम्पोर्टेंट, प्रेरणादायक और ऐतिहासिक रोल निभाया है। उन्होंने सामाजिक बंधनों को तोड़ा, घरों से बाहर निकलकर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और आजादी के लिए संघर्ष किया। महिलाओं की भूमिका को अब हम अलग-अलग चरणों में समझते हैं। सबसे पहले हम प्रारंभिक चरण को देखते हैं। तो 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में महिलाओं ने किसके जरिए शुरुआत की? सामाजिक सुधार आंदोलन के जरिए शुरुआत की। ठीक है, और इसी समय एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और कमला देवी चट्टोपाध्याय जैसी जो महिलाएं थीं, इन्होंने राष्ट्रीय चेतना को फैलाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया। इन महिलाओं ने शिक्षा, महिला अधिकारों और राष्ट्रवादी विचारों को समाज में फैलाया। अब देखते हैं गांधी युग। तो गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बनाया था। ये हम अभी काफी बार देख चुके हैं, एमजीबी 4 में भी हमने ये पढ़ा था। तो इन्होंने महिलाओं को भी आंदोलन में इम्पोर्टेंट हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया कि आप भी भाग लीजिए स्वतंत्रता आंदोलन में, आप भी काफी अच्छे से आंदोलन कर सकती हैं, आप में तो सहन शक्ति भी ज्यादा होती है पुरुषों की तुलना में, तो आप भी कर सकते हैं, आप भी लीजिए भाग इसमें। तो फिर महिलाओं ने चरखा चलाया, खादी का प्रचार किया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया और सत्याग्रह आंदोलनों में एक्टिवली भाग लिया। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में हजारों महिलाएं सड़कों पर उतरी थी। फिर देखिए 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। उन्होंने नमक कानून को तोड़ा, सभाएं उन्होंने ऑर्गेनाइज की और ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रोटेस्ट भी उन्होंने किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी महिलाओं ने लीडरशिप की भूमिका निभाई। जब कई प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए, तब महिलाओं ने आंदोलन को आगे बढ़ाने का
कार्य किया। ठीक है, जब पुरुषों को जेल में डाल दिया जाता था तो उसके बाद कौन उसको चलाती थी? फिर महिलाएं चलाती थी। ठीक है, फिर अब आ जाता है क्रांतिकारी आंदोलन। तो केवल देखो अहिंसात्मक आंदोलन में ही महिलाएं शामिल नहीं थी, बल्कि क्रांतिकारी गतिविधियों में भी महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। कल्पना दत्त, प्रीतिलता वाड्डेदार और दुर्गा देवी वोरा जैसी जो महिलाएं थी, इन्होंने हिम्मत और बलिदान का इंट्रोडक्शन दिया। इन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उग्र राष्ट्रवादी गतिविधियों में भाग लिया और युवाओं को प्रेरित किया। अब देखते हैं कि महिलाओं की भूमिका इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों थी। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आ जाता है आंदोलन का सामाजिक विस्तार। देखिए, महिलाओं की भागीदारी से ना राष्ट्रीय आंदोलन अब समाज के हर वर्ग तक पहुंचने लगा। अब ये केवल पुरुषों या फिर पढ़े लिखे वर्गों का आंदोलन नहीं रहा, अब ये समाज के हर वर्ग का आंदोलन बन गया। फिर आ जाता है सेकंड इसमें नैतिक और अहिंसात्मक समर्थन। तो महिलाओं की जो एक्टिव भागीदारी थी, इसने आंदोलन को नैतिक शक्ति प्रदान की। इससे आंदोलन को व्यापक जन समर्थन मिला। ठीक है, हर वर्ग के लोगों का सपोर्ट अब मिला। फिर आ जाता है महिला जागरण और अधिकारों की चेतना। राष्ट्रीय आंदोलन ने महिलाओं में आत्मविश्वास और अधिकारों के प्रति अवेयरनेस पैदा की। उन्होंने सार्वजनिक जीवन और राजनीति में अपनी पहचान बनाना अब स्टार्ट कर दिया। फिर चौथा आ जाता है नेतृत्व में उभारना। तो इस आंदोलन ने ना महिलाओं को नेतृत्व करने का अवसर दिया। ठीक है, लीडरशिप करने का चांस महिलाओं को दिया और यही अनुभव स्वतंत्र भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का बेस बना। अब आ जाती हैं सीमाएं और चुनौतियां। देखिए, महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन है ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी। जो ज्यादातर ऊंचे लीडरशिप की जो पोस्ट थी, उन पर किसका इन्फ्लुएंस बना हुआ था? पुरुषों का इन्फ्लुएंस उन पे बना हुआ था। कई महिलाओं को सामाजिक परंपराओं, पारिवारिक दबाव और रूढ़ियों का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने इन बाधाओं को पार करके राष्ट्रीय आंदोलन में उल्लेखनीय योगदान दिया। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। महिलाओं की भागीदारी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक निर्णायक और प्रेरणादायक विशेषता थी। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक जन आधार प्रदान किया, राष्ट्रीय चेतना को मजबूत किया और सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की प्रक्रिया को गति दी। महिलाओं के योगदान ने स्वतंत्रता संग्राम को नई शक्ति और डायरेक्शन प्रदान की। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18, किसान आंदोलनों की भूमिका को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कॉन्टेक्स्ट में समझाइए। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ना सिर्फ शहरों, शिक्षित वर्गों और बड़े नेताओं तक लिमिटेड नहीं था। भारत की जो ज्यादातर आबादी थी ना, वो गांव में रहती थी और किसानों का देश की अर्थव्यवस्था में बहुत इम्पोर्टेंट स्थान था। इसलिए जब किसान राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े ना, तब आजादी का संघर्ष असलियत में एक व्यापक जन आंदोलन बन गया। किसानों ने सिर्फ अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के खिलाफ संघर्ष नहीं किया था, बल्कि औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय चेतना के विकास में भी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई। इसी वजह से किसान आंदोलनों को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। अब किसान आंदोलनों को समझने के लिए हम उनके अलग-अलग चरणों को समझते हैं। सबसे पहला आ जाता है प्रारंभिक किसान आंदोलन। तो 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में कई किसान विद्रोह हुए। इन आंदोलनों का मुख्य कारण क्या था? जो ज्यादा से ज्यादा लगान वसूला जा रहा था। ठीक है, हद से ज्यादा लगान जो वसूला जा रहा था, ये था इन आंदोलनों का कारण जो स्टार्टिंग में हो रहे थे। और ये भी था जमींदारों का शोषण और साथ ही साथ औपनिवेशिक आर्थिक नीतियां। ठीक है, ये सब इनके कारण थे, शुरुआती जो किसान आंदोलन हो रहे थे।
हालांकि ये आंदोलन लोकल लेवल तक ही लिमिटेड थे, लेकिन इन्होंने किसानों में संघर्ष की चेतना पैदा की। अब आ जाता है गांधी युग के किसान आंदोलन। तो गांधी जी ने ना पहली बार ये किसानों की समस्या को राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ दिया। 1917 का चंपारण सत्याग्रह, 1918 का खेड़ा सत्याग्रह और बाद में बारदोली आंदोलन इसके सबसे इम्पोर्टेंट उदाहरण हैं। इन आंदोलनों ने किसानों को ये विश्वास दिलाया कि संगठित संघर्ष के जरिए अन्याय का विरोध किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम इकट्ठे रहेंगे तो ही हम इसका विरोध कर सकते हैं। ठीक है, एकजुट हम रहेंगे। तो यही से किसान बड़ी संख्या में राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने लगे। फिर आ जाता है संगठित किसान आंदोलन। तो 1930 के दशक में किसान आंदोलनों को ज्यादा स्ट्रक्चर्ड रूप मिला। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। इस संगठन ने किसानों की समस्याओं को नेशनल लेवल पर उठाया। अब किसान सिर्फ स्थानीय मुद्दों तक लिमिटेड नहीं रहे कि हमारी सिंचाई की समस्या है, ये अपनी लोकल मुद्दों तक वो लिमिटेड नहीं रहे, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में एक्टिव पार्ट वो बन गए। फिर आ जाता है उग्र किसान आंदोलन। तो 1940 के दशक में कुछ क्षेत्रों में ज्यादा उग्र किसान आंदोलन देखने को मिले। बंगाल का तेभागा आंदोलन और हैदराबाद का तेलंगाना आंदोलन इसका उदाहरण है। इन आंदोलनों ने भूमि संबंधी असमानताओं और ग्रामीण शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। साथ ही किसानों की राजनीतिक जागरूकता को भी मजबूत किया। अब देखते हैं कि किसान आंदोलनों ने राष्ट्रीय आंदोलन को किस तरह से प्रभावित किया। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आ जाता है आंदोलन का सामाजिक आधार विस्तृत किया। किसानों की भागीदारी से ना राष्ट्रीय आंदोलन अब कहाँ तक पहुंच गए, गांव तक पहुंच गए। अब ये केवल शहरों और शिक्षित वर्ग का आंदोलन नहीं रह गया, इससे आंदोलन का जो जन आधार था वो क्या हो गया, और ज्यादा व्यापक हो गया। फिर नेक्स्ट आ जाता है औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों की आलोचना। तो किसान आंदोलनों ने ना ब्रिटिश शासन की जो आर्थिक नीतियां थी उनका पर्दाफाश किया, उनकी असलियत बताई। अत्यधिक लगान वसूलना, भूमि संबंधी जो अन्याय हो रहा था वो, और कृषि शोषण के मुद्दे राष्ट्रीय बहस का अब हिस्सा बने। इससे लोगों में ब्रिटिश शासन के प्रति डिससेटिस्फेक्शन बढ़ गया। फिर आ जाता है नेक्स्ट, राजनीतिक चेतना को बढ़ावा दिया। किसानों ने आंदोलनों के जरिए अपने अधिकारों के प्रति अवेयरनेस प्राप्त की। ठीक है, वो केवल आर्थिक मांगों तक अब लिमिटेड नहीं रहे, बल्कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता पर भी वो क्वेश्चनिंग करने लगे। अब इस प्रकार किसान आंदोलन राजनीतिक शिक्षा का जरिया भी बन गए। फिर आ जाता है नेताओं और ग्रामीण जनता के बीच कांटेक्ट। तो किसान आंदोलनों ने राष्ट्रीय नेताओं और ग्रामीण समाज के बीच एक संबंध स्थापित कर दिया। गांधी जी, सरदार पटेल और अन्य नेताओं ने गांव में जाकर किसानों की प्रॉब्लम्स को समझा, और इससे राष्ट्रीय आंदोलन की जड़ें क्या हो गई, और ज्यादा मजबूत हो गई। लास्ट भूमिका आ जाती है जन आंदोलन का स्वरूप मजबूत किया। किसानों की विशाल भागीदारी ने, ये जो बढ़ चढ़कर किसान भाग ले रहे थे बड़ी बड़ी संख्या में, तो इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप दे दिया। जब लाखों किसान स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़े, तब ब्रिटिश सरकार पर प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो किसान आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक इम्पोर्टेंट अंग थे। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया, उसके सामाजिक आधार का विस्तार किया, और औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों के विरुद्ध जन चेतना विकसित की। किसानों की सक्रिय भागीदारी ने स्वतंत्रता संघर्ष को ज्यादा व्यापक, संगठित और प्रभावशाली बनाया। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19।
कांग्रेस द्वारा भारत के विभाजन को स्वीकार करने के कारणों का विश्लेषण कीजिए। इसमें हमें बताना है कि कांग्रेस ने भारत के विभाजन को क्यों एक्सेप्ट कर लिया था, किस वजह से एक्सेप्ट किया था, वो सभी कारण हमें बताने हैं। सबसे पहले हम विभाजन का बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो देखिए 1940 के दशक तक ना जो भारत की राजनीति थी ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी, और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को लगातार मजबूत किया। ये अपनी जिद पर अड़ी पड़ी थी कि हमें तो अलग देश चाहिए ही चाहिए, मुसलमानों के लिए हमें तो अलग देश चाहिए। और दूसरी ओर जो ब्रिटेन की हालत थी वो भी नासाज थी, ये भी भारत पर शासन जारी रखने की कंडीशन में नहीं था। और 1946 से 47 के दौरान सांप्रदायिक तनाव और हिंसा तेजी से बढ़ने लगी। ऐसे माहौल में कांग्रेस नेताओं को ये डिसीजन लेना पड़ा कि देश की एकता बचाई जाए और जल्दी से जल्दी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली जाए। अब हम उन कारणों को समझते हैं जिनकी वजह से कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार कर लिया। तो सबसे पहला आ जाता है बढ़ती सांप्रदायिकता और अराजकता। 1946 से देश के कई हिस्सों में ना सांप्रदायिक दंगे फैलने लगे। हिंदू मुस्लिम के, सिख मुस्लिम के, ये सब दंगे फैलने लगे। कलकत्ता, नोआखली, बिहार, पंजाब और अन्य क्षेत्रों में हिंसा क्या हो गई, व्यापक हो गई। काफी बड़े लेवल पर हिंसा हुई, हजारों लोगों की जानें गई। सामाजिक वातावरण क्या हो गया, बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। कांग्रेस लीडरशिप को डर था कि अगर सॉल्यूशन जल्दी नहीं निकाला गया ना तो देश गृह युद्ध में चला जाएगा। दूसरा कारण था मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग। देखिए मुस्लिम लीग ना बिल्कुल अपनी पाकिस्तान की मांग पर अड़ी हो चुकी थी। वो बिल्कुल अपनी जिद पर अड़ चुकी थी कि हमको तो पाकिस्तान चाहिए चाहिए चाहिए। ठीक है। और लीडरशिप कौन कर रहा था, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप में ही हो रहा था ये काम। टू नेशन थ्योरी किसने दी थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने ही दी थी। तो लीग अब यूनाइटेड भारत के अंदर सत्ता साझेदारी के लिए तैयार नहीं थी। ठीक है, ये कह रहे थे कि हमें भागीदारी नहीं चाहिए सत्ता में, हमें तो पाकिस्तान ही चाहिए। 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के बाद ये क्लियर हो गया कि मुस्लिम लीग अब राष्ट्र की मांग से पीछे हटने वाली नहीं है। इससे कांग्रेस के सामने अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था। फिर तीसरा कारण आ जाता है कैबिनेट मिशन योजना की विफलता। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना ने भारत को एकजुट रखने की कोशिश की। स्टार्टिंग में ये योजना पॉसिबल लग रही थी कि हाँ भाई सफल हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेदों की वजह से ये जो योजना थी ये सफल नहीं हो सकी। और जब ये अंतिम बड़ा समझौता ही विफल हो गया तो तब विभाजन की संभावना जो थी वो और ज्यादा बढ़ गई। फिर आ जाता है ब्रिटिश सरकार की जल्दबाजी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर हो गया था, पीछे ही पड़ चुके हैं हम। तो ब्रिटिश सरकार भारत को जल्दी से जल्दी अब आजादी दे देना चाहती थी, क्योंकि वो अब अ, शासन चलाने के लायक अब नहीं बचे थे, उनकी खुद की स्थिति कमजोर थी। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया जो थी उसको तेजी से आगे बढ़ा दिया अब। ठीक है, कांग्रेस नेताओं को लगा अगर डिसीजन में ज्यादा देरी हुई तो स्थिति और अधिक विस्फोटक हो सकती है। ठीक है, काफी ज्यादा दंगे वगैरह चल रहे थे तो सोच रहे थे कि और ज्यादा जो हालत है वो बिगड़ सकती है। फिर आ जाता है गृह युद्ध और अव्यवस्था का है। तो कांग्रेस लीडरशिप खासकर सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ये फील करने लगे थे अगर हमने विभाजन को स्वीकार नहीं किया ना तो देश में लंबे समय तक हिंसा और इनस्टेबिलिटी बनी रह सकती है। उनका मानना था कि विभाजन एक बहुत ज्यादा दुखद निर्णय है, लेकिन लगातार जो ये खून खराबा हो रहा है इससे बचने के लिए ये जरूरी है। फिर आ जाता है लास्ट कारण, स्वतंत्रता को प्राथमिकता देना। कांग्रेस नेताओं का मानना था अगर विभाजन को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो भारत को स्वतंत्रता
जल्दी मिल सकती है। वो नहीं चाहते थे कि राजनीतिक गतिरोध की वजह से स्वतंत्रता अनिश्चित काल तक के लिए टल जाए, ठीक है? इससे देरी होती आज़ादी में। तो इसलिए उन्होंने ठोस होते हुए विभाजन को एक प्रैक्टिकल समाधान के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। कांग्रेस ने भारत के विभाजन को वैचारिक सहमति के कारण नहीं, बल्कि राजनीतिक परिस्थितियों और व्यावहारिक मजबूरियों के कारण स्वीकार किया। बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग, कैबिनेट मिशन योजना की विफलता, ब्रिटिश सरकार की जल्दबाजी और शीघ्र स्वतंत्रता की जरूरत ने कांग्रेस को ये कठिन निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। हालांकि विभाजन एक पीड़ादायक घटना थी, फिर भी कांग्रेस ने इसे जल्दी से जल्दी स्वतंत्रता और स्थिरता के लिए जरूरी समझा। अब आ जाता है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय स्वतंत्रता की ओर अंतिम चरण की राजनीतिक परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए। अंतिम चरण कब से कब तक का था? 46 से 47 तक का। सबसे पहले हम राजनीतिक बैकग्राउंड समझ लेते हैं उस समय का। तो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, और युद्ध के बाद ब्रिटेन की जो आर्थिक और राजनीतिक स्थिति थी वो क्या हो गई थी? कमजोर हो गई थी। ब्रिटिश सरकार अब भारत पर लंबे समय तक शासन जारी रखने की कंडीशन में नहीं थी। उधर भारत में आजाद हिंद फौज के मुकदमे, नौसेना विद्रोह और बढ़ते जन आंदोलनों ने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया था। अब ऐसी कंडीशंस में सत्ता हस्तांतरण का जो क्वेश्चन था ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया। अब हम उन परिस्थितियों को देखते हैं और राजनीतिक घटनाओं को देखते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के मार्ग को और ज्यादा मजबूत कर दिया। तो सबसे पहली आ जाती है परिस्थिति कैबिनेट मिशन योजना 1946। 1946 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। इसका जो उद्देश्य था वो ये था, सत्ता हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक समाधान को ढूंढना है। मिशन ने एक यूनाइटेड भारत बनाए रखने का प्रस्ताव रखा, ठीक है। स्टार्टिंग में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने कुछ हद तक इसे एक्सेप्ट कर लिया था, यूनाइटेड भारत के प्रपोजल को। लेकिन बाद में दोनों पक्षों के बीच मतभेद जो थे वो बढ़ गए, और फिर ये योजना जो थी वो क्या हो गई? फेल हो गई। और इस असफलता ने राजनीतिक संकट को और गहरा कर दिया। फिर आ जाता है अंतरिम सरकार का गठन। तो सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में अंतरिम सरकार बनी। इसका उद्देश्य क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता से पहले प्रशासनिक व्यवस्था संभालना, ठीक है। हालांकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो कोऑर्डिनेशन था उसकी कमी बनी रही। सरकार के अंदर लगातार राजनीतिक तनाव देखने को मिला। इससे ये क्लियर हो गया कि संयुक्त शासन चलाना आसान नहीं है, ठीक है। ये एक साथ शासन नहीं चला पाएंगे, ये चीजें दिख रही थी। फिर आ जाता है तीसरा, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग। मुस्लिम लीग अब अलग पाकिस्तान की मांग पर पूरी तरीके से अडिग थी, ठीक है। वो टस से मस होने को तैयार नहीं थी। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी थी, ठीक है। इसके बाद कई जगहों पर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा के बाद लीग का मानना था कि मुसलमानों की राजनीतिक सुरक्षा अलग राष्ट्र में ही संभव है, ठीक है। इनकी राजनीतिक सुरक्षा अलग ही देश में पॉसिबल हो पाएगी, यहाँ ये अपनी सरकार बना ही नहीं पाएंगे कभी, ऐसा लीग को लग रहा था। इस मांग ने भारतीय राजनीति को दो क्लियर धाराओं में बांट दिया। फिर आ जाती है नेक्स्ट परिस्थिति, सांप्रदायिक दंगे। तो 1946 से 47 के दौरान बंगाल, बिहार, पंजाब और अदर क्षेत्रों में व्यापक सांप्रदायिक हिंसा हुई। बहुत ज्यादा तगड़ी सांप्रदायिक हिंसा हुई, हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग इससे अफेक्टेड हुए। और इन दंगों ने हिंदू मुस्लिम संबंधों को सीरियस रूप से कमजोर कर दिया। राजनीतिक लीडरशिप पर
जल्द सॉल्यूशन निकालने का प्रेशर बढ़ गया। फिर आ जाता है माउंटबेटन योजना और विभाजन। तो 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय बनकर भारत आए। ठीक है। उन्होंने स्थिति को जांचा। ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्व किया और बाद में विभाजन की योजना पेश की। 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के तहत भारत के विभाजन और सत्ता हस्तांतरण का डिसीजन लिया गया। ठीक है, कि विभाजन किया जाएगा और सत्ता हस्तांतरित की जाएगी भारतीयों को। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एट द एंड इस योजना को स्वीकार कर लिए। फिर आ जाता है लास्ट स्वतंत्रता और विभाजन। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन स्वतंत्रता के साथ ही देश का विभाजन भी हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। 2 पाकिस्तान बने, एक ईस्ट एक वेस्ट। ईस्ट वाला जो अब बांग्लादेश है, वेस्ट जो कि अब पाकिस्तान है। तो इस प्रकार स्वतंत्रता का सपना पूरा हुआ, लेकिन इसकी कीमत विभाजन और व्यापक मानवीय त्रासदी के रूप में चुकानी पड़ी, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी। कोई ये हंसी खुशी हमको नहीं मिला था, विभाजन हुआ। ठीक है, सबसे बड़ी बात जो कि नहीं होना चाहिए था, विभाजन हुआ और बहुत सारे लोगों की जानें भी इसके अंदर गई। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो 1946 से 47 की राजनीतिक परिस्थितियां भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का निर्णायक मोड़ थी। कैबिनेट मिशन योजना, अंतरिम सरकार, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग, सांप्रदायिक दंगे और माउंटबेटन योजना जैसी घटनाओं ने स्वतंत्रता की प्रक्रिया को आकार दिया। हालांकि इन परिस्थितियों ने भारत की स्वतंत्रता दिलाई, लेकिन साथ ही विभाजन और मानवीय त्रासदी की विरासत भी छोड़ी। तो यहाँ पर ये आपका MHI 109 हो जाता है कंप्लीट। मैं आशा करती हूँ कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे, लेकिन फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और ऑल द बेस्ट आप सभी को। MHI 109 का एग्जाम आप बहुत अच्छे से करिएगा। और ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। और MHI के बाकी सब्जेक्ट्स के भी ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड सेशंस के लिए वरदान IHS को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।